I'm audible? Yes, yes. Okay. Okay, I'm going to represent overview on OMS and EMS. Actually, ये हम लोग का प्रोडक्ट है, तो इसका एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को. ठीक है, तो इस पे वेट वेट ए मिनट, रिकॉर्ड ऑन कर लेता हूँ. विजुअल है स्क्रीन. Yes, sir. ओके, तो हमारे पास फिलहाल OMS और EMS है. OMS ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है और EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है. तो सबसे पहले OMS का उसका इंट्रोडक्शन. ओके, तो OMS ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इज ए मानस्टेक प्रोजेक्ट डिजाइन टू इफिशिएंटली मैनेज ऑर्डर एंड इन्वेंट्री एंड रेसिपी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ एक्चुअली. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसपे हम ऑर्डर, इन्वेंट्री और रेसिपी को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, और ये जनरेट करता है हमारा रेसिपी डिटेल्स को, और इसके बाद जो ऑर्डर है उसको 3 दिन पहले रिमाइंडर भेजने का एक इस पे मॉड्यूल है जो नोटिफाई करता है यूजर को 3 दिन पहले. जैसे आज वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने हैं, ठीक है, तो वो 3 दिन पहले रिमाइंडर भेजेगा कि आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब आने वाला है उसका एक्चुअल डेट जिसपे एग्जीक्यूट होना है. ठीक है, तो ये OMS एक्चुअली हम लोग अभी केटरिंग बेस्ड ये OMS बना रहे हैं जिसपे केटरिंग का ऑर्डर को मैनेज करेगा ये एक्चुअली. ठीक है, तो केटरिंग का ऑर्डर मैनेज करेगा, तो उसमें केटरिंग जो हमारा केटरिंग है उसमें पहले क्या होती है कि पहले पुराना अप्रोच, जैसे पुराना हमारे OMS में कैसे केटरिंग जो है मेरा, ठीक है, पहले पुराने ऑटोमेट जब नहीं हुई थी तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग. उसका हैंडल एक्चुअली किसी का कॉल लिए, फिर ठीक है उनसे ऑर्डर लिखवाए रफली, और उस ऑर्डर को फिर हम डिलीवर करेंगे. भाई बावर्ची को इतने मेरे ऑर्डर हैं, ये चीज़ें तुम उस दिन को लगाना है तुम्हें कैटरिंग का, राइट. लेकिन यही चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है. ठीक है, उसमें ऑर्डर मैनेज करना है, उसका इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री में जैसे गोडाउन में क्या क्या है सामान है उस रिलेटेड, कैटरिंग रिलेटेड, जैसे उसमें कैटरिंग में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसके जो भी बनाने वाला आइटम हो गया या टेंट वाले आइटम हो गए, चेयर कुर्सी जो भी है वो इन्वेंट्री में आ जाएगी, और ऑर्डर में किसका ऑर्डर है वो चीज़ आएगी. ठीक है, और बाकी उस ऑर्डर को कितना स्मूथली हम रन कर पाए, एक साथ मल्टीपल ऑर्डर को हम स्मूथली ऑपरेशन कर पाए, इस वजह से हम OMS को बना रहे हैं ताकि यूजर्स के जो ऑर्डर्स हैं हैंडल करने में टेंट की दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है OMS की. बिकॉज जो पुराना अप्रोच है उससे हम मल्टीपल जो ऑर्डर है उसको हम एग्जीक्यूट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि हमें 10 काम एक साथ मैनेज करना और एक काम को एक दिन में मैनेज करना वो अलग अलग टास्क है. 10 काम को एक दिन में मैनेज करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर उसका हम ऑपरेशंस या उसके जो प्रिडिक्शन या प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट चीज़ें अगर हम पहले से नहीं रखेंगे तो उसको हम इजीली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए OMS प्रोडक्ट को हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं. और EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है जो हम लोग इस पर भी टेक्नोलॉजी मंस्टेक यूज़ किए हैं. ठीक है, मंस्टेक मीन्स मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड. तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट एंड टास्क असाइनमेंट, मतलब इसमें मैनेज कर रहे हैं एक्चुअली हम. जो हमारे जैसे आप लोग हुए, ठीक है, नवनीत हो गया, ऋतिक हो गया या आकाश हो गए, तो वो सारे अभी एज ए एम्प्लॉय अगर ट्रीट करें तो इस मैनेजमेंट में हम उसके सारे डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सारा डिटेल हम मैनेज करेंगे, राइट.
और उसको अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन है तो वो प्रोजेक्ट भी उसकी डैशबोर्ड में दिखेगी, और अगर टास्क असाइन किया गया है उनको किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड तो वो टास्क भी असाइन वो दिखेगी, और उसकी एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड भी होगी जिसपे वो अपना रिपोर्ट या डिटेल्स सारा चीज देख सकता है। और इस पे ये है कि इसका वर्क फ्लो ऐसे है लाइक कि उसमें किसी भी कोई भी कंपनी ले लो, लेट्स एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारी कंपनी है तो उसमें कोई एक एडमिन होगा, एडमिन से नीचे कौन होगा, मैनेजर होगा, मैनेजर से फिर नीचे कौन होगा, एम्प्लॉय होगा, ठीक है, या मैनेजर के साथ वाला हो जाएगा एचआर भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एडमिन, मैनेजर और एम्प्लॉय, इन तीनों का मतलब कैसे रिलेशन है कि जब एडमिन के पास कोई नया काम आया, कोई प्रोजेक्ट आया, तो वो किसको असाइन करेगा, मैनेजर को, राइट। मैनेजर उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेगा और वो अपने एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है, किसको क्या टास्क देना है, उस प्रोजेक्ट को स्प्लिट आउट कर देगा, वो सबको टास्क दे देगा, भाई तुमको ये मॉड्यूल डिजाइन करना है, तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम करना है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज़ें फॉलो होगी। तो उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमने EMS प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए एक्चुअली वी आर यूजिंग MVC आर्किटेक्चर। तो MVC आर्किटेक्चर आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक, या आप लोग फैमिलियर होंगे आई थिंक इस पर। आर्यन, Yes, yes. नवनीत, MVC जी जी। आर्किटेक्चर क्या होता है एक्चुअली, नवनीत बताओ। इसका फुल फॉर्म आपका मॉडल व्यू कंट्रोल होता है। इसके अंदर में सर 3 टाइप का होता है, एक लॉजिकल और उसके बाद डाटा कुछ ऐसा बोल के 3 में लास्ट 3 टाइप होता है इसके अंदर में। एग्जैक्टली नॉट रिमेंबर राइट नाउ। And what is the difference between MBC and MBVM? Navneet, जी what is the difference between MBC and MBVM? MBC and model view controller and MBVM, Model View Model. this might be client side only, but not sure. Sorry, I don't. Okay, let's Google it and other तो we एक्चुअली discuss. MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं। एक पैटर्न होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मतलब इसको यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं अभी। तो MVC आर्किटेक्चर में पहला ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। मॉडल में क्या होता है कि आपका बिजनेस लॉजिक लाइक उसका डेटा फ्लो कैसे क्या होने वाला है, ठीक है, उसका स्कीमा कैसे होगा, राइट, उसको हम डिफाइन करते हैं मॉडल्स पे, ठीक है। और कंट्रोलर पे वो चीज़ होती है जो हम उसको परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, मतलब एक्शंस, ठीक है, लॉजिक लाइक। अब मतलब यूजर से जब हमने अगर साइन अप किया तो साइन अप को कैसे हैंडल करोगे, वो कंट्रोलर के अंदर उसके लॉजिक्स होंगे, राइट। और ये जो साइन अप का जो लॉगिन दिखती है, लॉगिन पेज दिखती है, वो आपका व्यू होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो हम लोग का वेट जैसे ये है। अब इसमें आपको ये जो दिख रहा है प्रेजेंट, जो इसमें ग्राफिक्स दिख रहे हैं या इसका डिजाइन दिख रहा है, ये आपका व्यू है, राइट। अब इस पे जो जैसे यहाँ पे अगर मैंने एडिट क्लिक किया तो एडिट पे जो लॉजिक्स परफॉर्म होगा वो कंट्रोलर है, राइट। और ये सारे बैकएंड के होते हैं, कंट्रोलर बैकएंड में लिखा जाता है, ठीक है। और जो स्कीमा होती है इसकी, वो डिफाइन करता है उसका डेटाबेस को, लाइक कि उसका क्या क्या फील्ड्स होंगे। जैसे नवनीत तुमने डिज़ाइन किया होगा, राइट, आर्यन तुमने डिज़ाइन किया होगा कि स्कीमा में क्या क्या, साइन अप में क्या क्या होने चाहिए, तो वो तुम्हारा मॉडल है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम इसलिए, ओके, सॉरी क्या बोला आपने? हम भी यही अप्रोच यूज किए थे MVC का आर्किटेक्चर का, Okay. लॉजिकल एक जगह में दूसरा ये डेटाबेस। बहुत अच्छी।
और ये सेपरेशन हम लोग को क्या करता है, मतलब इससे हम लोग का क्या होता है, मॉड्यूलर बन जाता है मतलब प्रोग्राम। क्योंकि कहीं भी हमें एडिट करना हो, कहीं भी उसको मॉडिफाई करना हो, ईजियर होता है, वो मेंटेन करने में भी ईजी होता है, और इसको स्केल कर सकते हैं। अगर हम एक ही जगह बहुत लंबा सा कोड लिख दे 2-3 हज़ार का या लाखों करोड़ों लाइन का लिख देंगे, तो हमको डिबग करने में या उस चीज़ सॉल्यूशन को ढूंढने में, या कहीं प्रॉब्लम आ गई तो चेंजेस करने में बहुत मुश्किल, हमें डिफ़िकल्टीज होगी। इस वजह से हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर या अदर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोगों ने क्या बैकएंड स्ट्रक्चर यूज़ किया है जो एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और इसको अगर मैं इस पे दिखाऊं कोड पे, तो कुछ इस तरह से दिखेगी। सबसे पहले यहाँ पे एक रफ फिगर समझते हैं। बैकएंड एक फोल्डर है, राइट, उसके अंदर कॉन्फ़िग एक सब फोल्डर है, और उसके अंदर ये फाइल है config.js फाइल। उसी तरह कंट्रोलर्स की होगी अलग से फाइल, उसी तरह मॉडल की होगी, उसी तरह राउट की होगी। ठीक है, इसके बाद मिडिलवेयर का होगा। ठीक है, मिडिलवेयर और इसके बाद सर्विसेज, अगर उसमें कुछ अलग सर्विसेज है जैसे ईमेल सर्विसेज है, नोटिफिकेशन सर्विसेज है, तो वो होंगे। और एक मेन पेज होगी जो जहाँ से ऐप रेंडर होती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर हम लोग, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एक्चुअली कोड में देखेंगे कैसे क्या। तो सबसे पहले हमारा ये बैकएंड है, राइट। भैया प्रेजेंट कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ। प्रेजेंट हो नहीं रहा है भैया, नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं आ रही है। मुझे दिख रही थी भैया, एक बार रीजन कर लीजिए एक बार। ओके ओके। नहीं दिख रही थी स्क्रीन शेयर वो तो। सॉरी, दिखना तो चाहिए। हाँ ऋषभ भी एक बार रीजन कर लीजिए। अच्छा ओके ओके। और सबको विजिबल है स्क्रीन? यस हेलो ऋतिक, विजिबल है स्क्रीन? सर। ओके जी सर, अब विजिबल है। ओके। तो इसमें हम लोग एक्चुअली कैसे यूज कर रहे हैं एमवीसी आर्किटेक्चर को। सबसे पहले अगर हम लोग मॉडल की बात करें, तो ये देखो मॉडल है अलग। बैकएंड के अंदर ये हमारा बैकएंड एक मेन फोल्डर है, राइट। मेन फोल्डर के हम अंदर सब फोल्डर्स कंट्रोलर्स के हैं, कॉन्फ़िग के हैं, मॉडल्स के हैं, और राउट्स के हैं, मिडिलवेयर, जो भी हमें रिक्वायर्ड लगेगी उस हिसाब से हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना इसलिए बेनिफिशियल होता है बिकॉज इसमें हम डिस्टिंगाइज कर पाते हैं कि कौन से फोल्डर में क्या है। ठीक है, और आर्किटेक्चर इससे मतलब मॉड्यूलरिटी जो होती है वो फॉलो होती है, मेंटेन करना इजी होता है। तो इसमें पहला मॉडल हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी हमें रिक्वायर्ड मॉडल है वो सारे यहाँ मॉडल यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जैसे इस तरह से ये बिजनेस लॉजिक होती है, स्कीमा होती है, ये एक्चुअली डेटाबेस के लिए होता है। इसके बाद ये मॉडल के बाद कंट्रोलर, जिस पे हम एक्चुअली परफॉर्म करवाते हैं कि आप जब साइनअप का है तो वो लॉजिक्स किस तरह से काम करेगी। रजिस्ट्रेशन का है देखो, तो उसका क्या लॉजिक होने चाहिए उसमें। अगर कोई इंटर नहीं करता फर्स्ट नेम, तो प्लीज़ इंटर, उसको कैसे मैसेज डिलीवर करना है, क्या करना है, तो एवरीथिंग उसका लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर पे। और इसके बाद कन्फिग में सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मेरे पास डीबी को कनेक्ट करना है या अदर चीज़ें कनेक्ट करनी है मुझे, तो उसके लिए हम डीबी कनेक्शंस के लिए कन्फिग या अदर नाम कुछ भी रख सकते हैं, पर लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉलो करें तो कन्फिग रखते हैं। ठीक है, और उस पर हमने डीबी कनेक्शंस करके एक मॉड्यूल बनाया है जो डीबी को कनेक्ट करती है। ये कन्फिग पेज पे आएगी, और
आगे जाएं तो मिडिल वेयर है। मिडिल वेयर वो चीज़ होती है जो भी मेरे राउट जो इंड पॉइंट है वो गो थ्रू होके जाएगी मिडिल वेयर से। जैसे कि हम चेक करना चाहते हैं लाइक यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं, तो सबसे पहले हम मिडिल वेयर से चेक करवाएंगे कि ये जो राउट आ रही है मेरी एपीआई आ रही है, ये एपीआई मेरा प्रोटेक्टेड है या नहीं, तो ये ऑथ चेक करेगा। फिर इसके बाद कंट्रोलर को भेजेगा कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो इसको एक्सेस दो इसका, तो फिर कंट्रोलर उस चीज़ को परफॉर्म करेगा कि हाँ एक्चुअल में इसको ये रिजल्ट देना चाहिए। तो इसलिए मिडिल वेयर का यूज़ करते हैं। फिर ये जो राउट है, राउट फोल्डर में वो चीज़ें होती है जो इंड पॉइंट होती है, जैसे साइन अप में वो किस तरह से कंट्रोलर को कॉल करेगा उसकी इंड पॉइंट होती है ये एपीआई, लाइक इस तरह का एपीआई। ये जो देख रहे हैं ये भी एपीआई है। ये किसको हिट कर रहा है, ये मेरा एक लोकल फाइल को हिट कर रहा है। तो और अगर हम उस पे जाएं अपने सॉफ्टवेयर पे, तो ये अपनी एक इंड पॉइंट हो गई जो एक स्पेसिफिक रूट को मतलब हिट कर रहा है, ठीक है, एक एंड पॉइंट है कह सकते हैं। तो ये एक राउट है। तो इस तरह से हम सेपरेशन करते हैं फाइल्स का। और यूटिलिटी फाइल्स में और कुछ अगर अनदर फीचर्स डालना चाहते हैं इस पे, जैसे फाइल्स है मेरे CSV फाइल्स है या अदर कुछ फीचर डालना चाहते हैं, तो इस पे यूटिलिटी पे भी डाल सकते हैं। या जैसे सर्विस का है तो सर्विस वाला डाल सकते हैं। जैसे ईमेल के लिए मैंने टेम्पलेट यूज़ किया है तो ईमेल टेम्पलेट्स का एक अलग फोल्डर बनाया। इससे ये पता लगता है कि हमें कहाँ पर कौन सा फाइल मिलेगी, उसको ढूंढने में ईजी होगा। तो सबसे पहले जब हम बैकएंड रन करते हैं तो सबसे पहले ये बैकएंड फोल्डर में server.js है, ये फाइल रन होती है एक्चुअली। और ये फाइल चेक करती है कि डाटाबेस कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर वो डिनाई कर देगा कि आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से चेक करेगा एवरीथिंग इज ओके, तब सर्वर लिसन करेगा आपका। जैसे यहाँ पे सर्वर इज वर्किंग ऑन ये पोर्ट नंबर, ठीक है, और डाटाबेस कनेक्टेड है, तो आगे हम परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ें। तो ये है बैकएंड की फाइल स्ट्रक्चर। उसी तरह अगर हम आए तो क्लाइंट फ्रंट एंड के भी फाइल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसमें से कहीं किसी को कंफ्यूजन बैकएंड का कौन सा फोल्डर में क्या रखा जाता है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नवनीत, ऋतिक, ऋषभ? नो सर। नो सर, नो सर। ओके। अब उसी तरह क्लाइंट फ्रंट एंड बोलो या क्लाइंट बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो क्लाइंट मेरा एक्चुअली फ्रंट एंड होती है। जो आप देखो हम लोग इसमें से एमबीसी आर्किटेक्चर में से कौन कौन सा पार्ट कवर कर लिए, सॉरी, मॉडल और कंट्रोलर, ओके। अब हमें व्यू पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब व्यू हमारा एक्चुअली ये है, क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट का फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। सबसे पहले जब भी रन होती है तो ये हमारा पब्लिक फोल्डर को रन करती है। उसमें ये देखती है कि index.html कहाँ पर है, राइट। अब ये हम लोग एक्चुअली रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट एक यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं हम कि एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है ये, जिसमें मेरा एक रूट फोल्डर होता है जो हम उसको नाम देते हैं इंडेक्स डॉट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है एक्चुअली। तो index.html जो हमारा होल वेबसाइट को रेंडर करती है कि कंपोनेंट कहाँ शो करने हैं, क्या करने हैं। तो सबसे पहले ये पब्लिक फोल्डर में ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी आपको ये, और उसके जो भी जैसे roboto.txt है, ये आपका फ़ॉन्ट है, तो इस फ़ॉन्ट को यूज कर रही है हमारी, तो ये इस पे यूज हो रहा है, राइट। तो जो भी मतलब उसमें चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारा index.html को सबसे पहले रन करती है, एंड देन अदर चीज़। फिर हम सोर्स फाइल में आते हैं। सोर्स फाइल में हम जो भी हमारे रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उनको डिफाइन करते हैं। अगर हमारे सबसे पहले अगर हमारे .env फाइल्स हैं कुछ,
लाइक कि बैकएंड का यूआरएल या और अदर चीज़ जैसे एपीआई कीज हो गए, वो सबको आप .env फाइल में रख सकते हैं। .env फाइल में रखने से ये फ़ायदा होती है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। जैसे कि अगर आप .env फाइल में नहीं रखते हैं तो किसी के द्वारा ये आपका जो एक हिडन डेटा होना चाहिए वो चीज़ विजिबल हो जाएगी। तो विजिबल हो जाएगी तो मे बी साइट हैक होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हम .env फाइल में रखते हैं ताकि हमारा साइट प्रोटेक्टेड रहे और क्रेडेंशियल प्रोटेक्टेड रहे। अब उसमें जैसे हम फ्रंट एंड का कन्फिग यूज कर रहे हैं तो उसके .env फाइल में रख दिए, फिर इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी एक्सपोर्ट करके। तो ये कन्फिग फाइल इसमें भी आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास अगर कोई फोटोज है, एसेट्स हैं, तो उसको एक एसेट्स फोल्डर में रखते हैं इमेजेस को। जैसे ये किलो वगैरह वगैरह की इमेजेज है जो इस एप्लीकेशन में हमें रिक्वायर्ड है, उसको एसेट्स फोल्डर में रखते हैं। और कंपोनेंट क्या होता है एक्चुअली कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होती है, पीस ऑफ कोड होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क या यूआई को फॉर्म करती है, ठीक है, जो हम रिएक्ट में यूज करते हैं एक्चुअली। तो नवनीत, कंपोनेंट क्या होता है एक्चुअली बताओ सबको। कंपोनेंट बेसिकली रिएक्ट में इट्स अ फंक्शन। जितना भी ये रिएक्ट में अगर फंक्शन लिखना हुआ वो कंपोनेंट में ही लिखा जाता है। रिएक्ट को फंक्शन में बोलते, कंपोनेंट को फंक्शन में बोल सकते हैं, तो फंक्शन को कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो ऐसा ही यही बोल सकते हैं। रिएक्ट में जो भी कोई काम किया यहाँ पर आगे सब किया होगा, तो जितना भी कंपोनेंट के अंदर में लिखते हैं हम लोग। हाँ, कंपोनेंट में लिखने का बेनिफिट ये होता है कि हम लंबा से लंबा कोड को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। रीयूजेबल है, ठीक सॉरी रीयूजेबल हाँ। चीज तो ऐसा ही आता है। आर्यन, रिएक्ट में तुमने भी काम किया है, हाँ जी, हाँ जी। बताओ कंपोनेंट क्या होती है। हाँ मतलब एक कंपोनेंट बनाते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का आपको ऐड करना है जैसे पेज पे, या फिर मतलब एक पेज हो सकता है वो पूरा कंपोनेंट, या फिर एक छोटा सा ही पीस ऑफ कोड हो सकता है जो छोटा सा एलिमेंट बना रहा हो। तो उसको बार बार हर जगह मतलब यूज कर सकते हैं जितनी बार आपको डालना है। ओके, ऋषभ, ऑडिबल हो गया? ओके ठीक है। तो कंपोनेंट एक्चुअली क्या है हमारा। हाँ हाँ ऋषभ बोलो। और आप पूछ रहे थे मुझसे? हाँ हाँ ऑडिबल हूँ मैं? हाँ हाँ ऑडिबल। हाँ, मैं अगर कंपोनेंट आप पूछ रहे हैं तो जितना मैंने किया उस हिसाब से मुझे लगता है जितने भी टैब्स होते हैं जो आपने बताया था हम लोग डिवाइड करते हैं पेज को, टैब्स को अलग अलग अच्छी तरीके से डिफाइन अलग अलग पार्ट्स में करने के लिए हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं, जितना मतलब मुझे समझ में आया। हाँ कह सकते हैं। तो उसी कंपोनेंट का यूज तब करते हैं जैसे लाइक कि हमें उसको डिवाइड करना है, टुकड़े करना है किसी भी साइट को, और उसको अलग अलग या परफॉर्म भी करवा सकते हो, उस पर लॉजिक्स भी लिख सकते हो और उसके यूआई कंपोनेंट भी बना सकते हो, ठीक है। और उसको कहाँ डिफाइन करना है, कहाँ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो रियूजेबल है। लाइक इसको तुम एक बार बनाओ और उसको 10 बार यूज करो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कंपोनेंट के थ्रू। तो कंपोनेंट बनाने के बहुत फ़ायदे हैं और इससे हमारी चीज़ें कोड मिनिमाइज हो जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिमाइज हो जाती है तो हम उस पर अगर कोई मॉडिफिकेशन फर्दर चेंज करना चाहें तो वो सारा चीज़ ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और स्टोर ये रिडक्स की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ये बाद में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये मेन फोल्डर्स एक्चुअली पेजेस में, हाँ ये छूट रहा है। पेज में क्या होती है लाइक कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, राइट। जैसे ये हो गए, डैशबोर्ड हो गया, ऑर्डर हो गई, इन्वेंट्री हो गया, परचेज हो गया, ये कस्टमर हो गया, ये हमारे मल्टीपल पेजेस हैं। तो
इन पेजेस को हैंडल करने के लिए एक पेज फोल्डर हमने रखा है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे उसमें भी मॉड्यूल्स अलग अलग है। जैसे हमें ऑर्डर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तो ऑर्डर मैनेजमेंट कस्टमर है, इन्वेंट्री है और ऑर्डर है, परचेज है, रेसिपी है। तो ये सारा पेज हम डिफाइन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। और उस पेज के अंदर भी मल्टीपल, जैसे कस्टमर के अंदर है मेरे दो पेज है, कस्टमर डॉट जेएस। तो डिफरेंट डिफरेंट पेज मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते जाते ताकि हमें हर चीज़ को इफिशिएंटली मैनेज कर पाए और उस पर मॉडिफिकेशंस कर पाए। इस वजह से हम सेपरेटली रखते हैं हर चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद हमारा कुछ और भी फ्रंट एंड बैक एंड और क्लाइंट के बाद, जैसे यूएमएल डिज़ाइन हो गया, उसमें आपकी कैसे स्कीमा डिज़ाइन होगी, उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो सारा अदर चीज़ भी रख सकते हैं। तो उसका एक अदर फोल्डर है, यूज केस की अलग है। तो इस तरीके से हम फोल्डर को डिफाइन करते हैं कि कहाँ किसको रखना है ताकि हम इजीली किसी भी प्रोजेक्ट को समझ सकें। जैसे अगर मैं ये कंपनी छोड़ दूँ, राइट, अगर मैं अपने हिसाब से एक ही पेज में सारा चीज़ बना दूँ, तो अगर आप लोगों को किसी को दूंगा तो आप कैसे समझोगे उस चीज़ को? तो रीडेबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो वो चीज़ मेंटेन करने के लिए हमें एमबीसी आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब किसी को कहीं डाउट है? नहीं नहीं, no. ये यूएमएल क्या है एग्जैक्टली? यूएमएल, ओके ओके, मैं शो करता हूँ फिर। HLD LLD सुने हो? यस यस। हाँ, तो एक्चुअली ये LLD बोल सकते हो, ठीक है। रोलेबल। LLD बोल सकते हो, HLD तो नहीं बोलोगे, LLD, ठीक है। LLD एक्चुअली हमारे पास कस्टमर है, राइट, और कस्टमर किन किन से अटैच्ड होगा, उसका क्या किन से रिलेशन होगी, लाइक स्कीमा की जो मॉडल हम डिजाइन करते हैं तो उसका क्या फ्लो होगी। जैसे कस्टमर का डिटेल में क्या होगा, ठीक है, और टेंट के डायग्राम डिटेल बोल में क्या सकते क्या हैं। चीज़ होगी। हाँ, ईआर हेलो, डायग्राम। हाँ हाँ, या डायग्राम बोल सकते हो। हम्म। और इन सबको अगर जैसे बाद में हमें ज्वाइनिंग करना हो, ठीक है, आउटर जोन, राइट जोन, लेफ्ट जोन करते हैं ना, यस यस यस, एसक्यूएल हाँ, क्वेरी। तो उसमें ये इजी होता है इस चीज़ को करने में, तो ताकि वहाँ हमारे पर पास। हाँ वन हाँ क्वेश्चन, वहाँ पर हम लोग बैकएंड में mongoose यूज किए थे। अब इसके लिए ये यूएमएल इंप्लीमेंट करने के लिए तो फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे कि ये हाँ, डायग्राम। इसके लिए सिंपल है एक्चुअली, इस तरीके से बनाते हैं। क्लास इसको बनाने के लिए एक्चुअली हम क्लास यूज करते हैं, जैसे जावा में होती है या इसमें भी जावा स्क्रिप्ट में भी होती है। तो जैसे क्लास के अंदर कौन कौन से क्या फील्ड होंगे, क्लास क्लास लिखोगे, क्लास कीवर्ड लिखोगे, ठीक है। इसके बाद कस्टमर का नाम या जो भी फील्ड तुम्हें, हमें कस्टमर वाला फील्ड चाहिए, ठीक है, ये वाला, तो कस्टमर्स लिखेंगे, या अदर या कुछ और कुछ लिखना चाहते हो जैसे टू डू, तो वो टू डू आ जाएगी वहाँ पे प्रीव्यू पे, देख रहे हो। तो इस तरीके से जो जो फील्ड है वो रिक्वायर फील्ड पहले से हम डिफाइन कर लेते हैं यूएमएल में कि हमारा इस तरीके से फ्लो होने वाला है स्कीमा का, और ये इस तरीके से इंटरकनेक्ट होगी एक दूसरे से। डेटा स्टोर उस चीज़ कैसे को होगा? हम, मतलब हाँ, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा या टेबुलर के फॉर्म में? आई मीन ऑब्जेक्ट के क्या फॉर्म चीज़, में डेटा जो स्टोर होगा इसमें, इस स्ट्रक्चर हाँ में, हाँ ये हाँ आपका हाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा ना? हाँ, ये एक्चुअली डिज़ाइन इसलिए बनाया गया है ताकि हमें कौन कौन सा फील्ड की ज़रूरत है, क्या स्कीमा में ज़रूरत होगी। जैसे यहाँ पे हमने उस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, राइट, मॉडल में जाके। यस। जैसे कस्टमर ऑर्डर है तो इसमें काफ़ी ढेर सारा मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ये आपका एक्चुअली यूएमएल ही है, ईआर डायग्राम है एक्चुअली ये, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये फंक्शंस होनी चाहिए, लाइक, ठीक ओह है। गॉट इट, गॉट। हाँ हाँ,
तो और अभी और किसी को डाउट? आर्यन, ऋषभ, ऋतिक? ये भी है। ओके, आगे बढ़े। ये तो हो गया था। अच्छा, फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपने वहाँ देखा होगा जो क्लाइंट वाला फोल्डर था उसके अंदर एक पब्लिक फोल्डर थी, राइट? कंटेंट स्टैटिक एसएल लाइक एचटीएमएल फाइल, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल थी वो पब्लिक पेज में है, ठीक है? सोर्स पेज में आप जो भी सोर्स कोड है हमारे वो रख सकते हैं। सोर्स के अंदर फिर एसेट्स हैं वो रख सकते हैं, कंपोनेंट, पेजेस, सर्विसेज, जो भी आप उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है? app.js जो मेरा मेन होता है, जिस पे हम अदर चीज़ें रखते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट हमें एक प्रोवाइड करवाता है। और पैकेज.json पे ये होती है कि हमारे जितने भी डिपेंडेंसीज हैं और उस ऐप के रिलेटेड जो भी हमारे डिटेल्स हैं, ठीक है, वो पैकेज.json पे होती है। तो कोड ओवरव्यू तो हो गई। अब OMS का डेमो करते हैं कि लाइक ये कैसे काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि ये अरुण इस चीज़ को बताए। बताओ 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 भाई, तुम्हें बता दो यार। एक बार रिपीट कर दीजिए। हेलो, सॉरी। हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, तो हमारा OMS एक्चुअली अभी कैसे काम करता है, ठीक है? सबसे पहले हम ऑर्डर लेते हैं। हम ये कैटरिंग रिलेटेड मैंने शुरुआत में ही बताया था इसका इंट्रोडक्शन पे कि हम कैटरिंग रिलेटेड डेटा इसमें हम रख रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो न्यू क्रिएट करेंगे तो न्यू बटन पे क्लिक करेंगे ये, ठीक है? एक हमें न्यू ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आ जाएगी, ठीक? अब इसमें से हम कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे जो भी डिटेल्स है, कस्टमर के डिटेल हैं वो देंगे, राइट? और फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। अब उसका इवेंट कब होने वाली है, ठीक है, वो देंगे। अदर डिटेल हैं अगर मेरे पास तो अदर डिटेल देंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद हमें इस पर वो कौन कौन से ऑर्डर वो बुक करना चाह रहा है तो चूज करेंगे ऑर्डर एक्चुअली, ठीक है? अगर टेंट में जो भी मेरे इन्वेंट्री में सॉरी, ओके, ऑर्डर को क्रिएट करने से पहले एक बार और बैक जाता हूँ। जो इन्वेंट्री है हमारा, राइट? इन्वेंट्री जैसे गोडाउन होता है, जैसे जो भी कैटरिंग सर्विस यूज करते हैं या आप लोग ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि उन लोग की एक स्पेसिफिक कैटरिंग होती है। कैटरिंग मतलब उसमें जो भी सामान होते हैं कैटरिंग में यूज होने वाला, जैसे टेंट हो गए, चेयर हो गए या बर्तन हो गए, तो उन सारा चीज़ को हम इन्वेंट्री में मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें मैनेज करने के लिए हम उसको एंट्री कैसे ले रहे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक फॉर्म ओपन होगी। अब यहाँ पे जैसे अब पीलो या चेयर ले लो, चेयर राउंडेड, ये कैटेगरी क्या है इसका, लाइक टेंट में यूज होती है, ओके। कितने क्वांटिटी है, साइज़ क्या है, साइज़ मेरे पास नहीं है, ऑप्शनल है। और ये खाने वाला आइटम तो है नहीं, तो 100। और ये ऐड कर देते हैं ये बटन क्लिक करके। थोड़ी स्लो काम कर रही है आई थिंक। बैक कर लेता हूँ। जैसे ये चेयर राउंडेड अभी जो हमने डाला था वो एक्चुअली आई यहाँ पे। अब इसको यहाँ से हम डिलीट एडिट कर सकते हैं, अगर एडिट करना चाहेंगे तो दोबारा ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? और डिलीट करना चाहेंगे तो भी डिलीट हो जाएगी। तो ये हम यहाँ इन्वेंट्री में क्या कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, लाइक कि कैटरिंग से जो भी रिलेटेड आइटम्स है उसको मैनेज कर रहे हैं कि कौन सा आइटम कितना है, ठीक है, और कौन सा कैटेगरी का आइटम है और क्या क्वांटिटी है उसका। और अभी अगर वो गोडाउन में स्टॉक पे है तो वो इन पे बताएगा, राइट? किसी ऑर्डर पे अगर बुकड नहीं हुआ है, अगर ऑर्डर पे वो चला गया तो इस आउट पे आ जाएगी, लाइक कि ये 112 दिख रही है ना, ये मतलब इतने बार काम करने को चला गया है किसी ऑर्डर पे, राइट? तो हमारे पास 873 में से इतने बचे हुए हैं, तो इससे हम मैनेज कर पा रहे हैं कि कितने सामान बाहर गया हुआ है, कितना मेरा गोडाउन में है।
मैनुअली इस चीज़ को गिनना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मशीन में अगर ये हमारी सॉफ्टवेयर में होगी तो हम इजीली उस चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट इस तरीके से हैं। ऑर्डर में जब जाओगे तो न्यू जब क्रिएट करोगे ऑर्डर तो क्या होगी, अभी बताता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगी। जैसे ये यहाँ पे तो जो भी टेंट आइटम है, ठीक है, वो यहाँ दिखती जाएगी आपको। जैसे इसके अभी राउंडेड चेयर हमने डाले थे इतने, तो इसके इतने काउंट है। तो ऑर्डर देते वक्त उन्हें जो भी ऑर्डर लिखेगा उन्हें मालूम होगा कि कितने मेरे आइटम्स हैं इन्वेंट्री में राउंडेड चेयर। तो मैं अगर बुक करता हूँ 60, ओके 90 करता हूँ, ओके। अब इसको ऐड करता हूँ और अगर अदर आइटम चाहिए, ठीक है, तो वो भी ऐड कर दूंगा। इस तरीके से मैं टेंट वाला क्रिएट कर लूँगा। उसी तरह अगर मुझे बिस्तर का चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर अनचेक करेंगे। उसी तरह कैटरिंग का, ठीक है, कैटरिंग में जैसे मेनू में क्या क्या होगा, मेनू मील टाइप कौन सी है, ये ब्रेकफास्ट है, कब होगी, ठीक है। अब उसका पेक्स काउंट कितने होंगे, कि कितने पीपल होंगे वहाँ, सपोज 90 हैं। अब उसमें कौन कौन से रेसिपी होने वाले हैं, ठीक है, उसको ऐड करोगे, ठीक है। चाय होगा, क्या होगा बिवरेज में, वो ऐड करोगे और ऐड मील करोगे, तो इस तरीके से आ जाएगी एक। और हम फाइनली क्रिएट ऑर्डर क्लिक करके, सॉरी नॉट वर्किंग है, ओके, तो हमारी एक ऑर्डर क्रिएट हो गई, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या बुक किया था, टेंट कैटरिंग बुक किया था। और ये जैसे ही ऑर्डर क्रिएट करेंगे एक मैसेज भी नोटिफाई हो जाएगी जो इसके थ्रू जाएगी। इसमें हम पाइथन का भी यूज किए हैं कोड पे, आपने देख व्हाट्सएप बोट करके, तो ये एक मैसेज सेंड करती है, जो भी यूजर बुक करेगा उसका नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या बुक करा है, ठीक है, और टेंट में क्या क्या बुक किया है। उन्होंने एरिया नहीं दिया तो एरिया नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज कर रहे हैं ऑर्डर को, ठीक है। अब अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़ हमें फिर जो भी अदर ऑर्डर ले लिए, फिर ऑर्डर लेने के बाद बावर्ची को देना पड़ेगा कि नहीं ये इस ऑर्डर पे बनना है ब्रेकफास्ट पे, तो उसको बार बार फ़ोन में ना बता के या मैनुअली ना बता के आप इस चीज़ को पीडीएफ को शेयर कर दोगे या उसको नोटिफाई कर दोगे व्हाट्सएप पे, तो वो इजीली इस चीज़ को देख के अपने आप उस चीज़ को करेगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो एक मेंटली मतलब जो खर्चा होती है, जैसे मेंटली पर बताना पड़ता है कि हाँ बार बार हाँ क्या भूल रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं, राइट। तो वो सारा चीज़ इजीली मैनेज हो जाता है, ताकि हम ऑर्डर को किस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा पाएँ, ठीक है। अब उसमें ये फीचर्स ये भी है, डिटेल देख सकते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से है ब्रेकफास्ट पे, ठीक है, टेंट में कौन कौन से आइटम्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि ये ऑर्डर कब कब बुकड है, ठीक है, कौन कौन से डेट में बुक हैं, तो वो डिटेल हम कैलेंडर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम डिटेल पे भी जा सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, और फिल्टर आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जेके, तो इस तरीके से हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जो भी कंफर्म्ड है इसको चेक, इसको और स्टेटस के थ्रू भी हम फिल्टर कर सकते हैं, कंफर्म्ड है, ठीक है, इन प्रोग्रेस में कौन कौन से हैं, ठीक, कंप्लीटेड कौन से हैं और नोट कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं, डेट के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं कि आज के डेट में कौन कौन से हैं। तो ये सारा फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे आए रेसिपी पे, ठीक है, रेसिपी हमारा एक अच्छा मॉड्यूल है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेसिपी मॉड्यूल के लिए हम रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं कि किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, ठीक है, वो कौन से कैटेगरी की है। जैसे आप जोमेटो वगैरह वगैरह में देखे होंगे, तो उसमें ऑर्डर करते होंगे तो कैसे करता होगा, तो वो लोग का बैकएंड में यही चल रहा होता है कि रेसिपी वो लोग बनाए होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और रेसिपी का यही है, हर दुकान में कौन कौन सा रेसिपी का क्या है वो सारा चीज़
बैकएंड मैनेज करती है। तो ये एक्चुअली बैकएंड वाला है, बैकएंड मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। ये पब्लिक के लिए नहीं है एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर। तो इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम्स लगे हैं, मतलब इसका सारा डिटेल देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कौन सा रेसिपी का क्या है, ठीक है। अब अगर हमें कोई ऑर्डर आती है, ठीक है, अब उसमें परचेज जनरेट करवाना है हमें, ठीक है। हमारा जैसे ये ऑर्डर हमारा अभी लेटेस्ट वाला ऑर्डर कहाँ था, ओके कंफर्म डालो मैंने आ रहा है, ओके ओके। तो इससे हम ये जनरेट करवा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो ऑर्डर है मेरे, इसमें हमें क्या लेना होगा, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री में मैनेज कर रहे हैं ना कि हमें, अगर मेरे पास इन्वेंट्री में 400 है, ठीक है, अब ऑर्डर आई हमारे पास 600 की, तो 200 मुझे चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी। तो अब रिक्वायरमेंट होगी तो अब किस तरीके से कौन सा ऑर्डर में रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हमें परचेज से पता लगेगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब डिटेल देखेंगे तो उसकी इतने टेबल इसमें चाहिए लेकिन हमारे पास इतने हैं, तो उसको एक परचेज जनरेट करके देंगे कि भाई आपको इस ऑर्डर के लिए इतने आपको खरीदने होंगे, नहीं हो रहा, आपका इन्वेंट्री में नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हमने ये परचेज मॉड्यूल बनाया है, ठीक है। और कस्टमर मॉड्यूल में मेरा ये है कि हमारे पास अभी तक कौन कौन से कस्टमर है, टोटल 12 कस्टमर है, तो उसके क्या डिटेल्स हैं, तो इस तरीके से आएंगे। और उसने क्या कब कौन कौन सा ऑर्डर किया था और कब किया था, हम सारा चीज़ देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा कैटरिंग रिलेटेड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और आगे हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, लाइक कि इसका यूजर्स को ऐड कर सकते हैं ताकि उसको राइट ग्रांट कर सके कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सके। तो वो सारा चीज़ें फर्दर होंगी इस पे। तो अभी ये डेवलपिंग फेज पे है, राइट। और किसी को कई कुछ क्वेश्चंस इस पे? मुझे एक क्वेश्चन था, जो ऑर्डर वाला पेज है जिसमें कंफर्म्ड एंड इन प्रोसेस वाला लिखा हुआ, स्टेटस लिखा हुआ है, उसमें कंफर्म्ड का मतलब मुझे पूछना था कि कंफर्म मतलब ऑर्डर डिलीवर हो चुका है कि इन प्रोसेस, मतलब इसका कंफर्म का मतलब नहीं समझ में आया। ओके ओके ओके। ये स्टेटस का फ्लैग इसलिए है बिकॉज जब भी हम ऑर्डर नया क्रिएट करते हैं, राइट, तो वो हमारी एक कंफर्म ऑर्डर होगी या तभी क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास ऑर्डर कैसी आती है, अभी तो फ़ोन से ही आएगी, साइट के थ्रू तो नहीं आएगी क्योंकि ये मैनेजमेंट सिस्टम है, पब्लिक के लिए नहीं है। तो ये हमारे पास फ़ोन आएगी, उसका डिटेल हम ऑर्डर में डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर कंफर्म हुई, राइट, तभी हमने उसको डाला। अगर बाद में वो चेंज हो जाती है नॉट कंफर्म, तो यहाँ से आप स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ। अगर आपका ये इन प्रोग्रेस मोड में तब जाती है जैसे आज एग्जीक्यूशन है, राइट, इसका डिफॉल्ट स्टेटस, ठीक है। जैसे आज हमें ये इवेंट को काम करना है तो उसको इन प्रोग्रेस में डाल दोगे। ओके इन प्रोग्रेस में डालते ही आपका इन्वेंट्री से कुछ सामान डिडक्ट हो जाएंगे, लाइक कि आप उस इवेंट के लिए चले जाएंगे इस तरीके से। जो ये आउट दिखा रहा है ना, हाँ इस तरीके से वो डिटेक्ट हो जाएगी, ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी इन्वेंट्री से। तो इस तरीके से काम कर रही है ये। ओके। नवनीत और ऋतिक, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऋषभ, एनी डाउट? नहीं, नो डाउट। ओके। तो इस तरीके से ये वाला में काम चल रही है। और अब आप लोग ये बताएं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग को क्या इनमें लगता है कि कमी कुछ नज़र आई या और कुछ इसमें एड ऑन करने हैं, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं इसमें। नवनीत, एनी सजेशन? थोड़ा यूआई में काम करना होगा लगता है। हाँ, यूआई में तो काम काफ़ी बाकी है। और फॉन्ट भी थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है, यूजर फ्रेंडली। अच्छा, ओके ओके। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों, कुछ टैब्स को हटा सकते हैं,
कुछ टैब्स को सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले टैब्स रख सकते हैं, जैसे ओके एट मैक्स 4 जैसे टैब्स रख सकते हैं ऑर्डर के अंदर, 4 या 5। सॉरी नहीं सुनाई दी। मैं कह रहा हूँ कि एट मैक्स 4 या 5 टैब्स रख सकते हैं, जो ऑर्डर आईडी ओके ओके नेम वगैरह जो ऑर्डर के अंदर। कॉलम्स अच्छा अच्छा बेसिकली कॉलम्स। कॉलम्स टेबल हाँ कॉलम्स, मोबाइल के हाँ। लिए एक्चुअली इस तरीके से दिखेगी। ओके ओके। हाँ हाँ जिसपे वो डेस्कटॉप वाला व्यू है, इस वजह से। बेसिकली मेरे पास यूजर्स मोबाइल वाले हैं, तो मोबाइल के हिसाब से मैंने रखा होगा, तो मोबाइल में ओके इस तरीके से कुछ दिखेगी आपको। ठीक है। जिसपे नेम डेट कैटेगरी और उसके एक्शंस लाइक, ठीक है। उसी ओके तरह से सबका है, जैसे रेसिपी में भी कुछ कुछ फील्ड हट जाएंगे आपका। तो ईवाई वाला है। हाँ ऋतिक, एनी सजेशन, एनी डाउट? नो सर अभी तो। ओके, तो ये मेरा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आई थिंक आज के लिए इनफ है। ये अनदर डे डिस्कस करते हैं ईएमएस को। ओके, तो ऋषभ अब ये बताओ कि आज तुमने क्या किया? आज भी फिग्मा से कनेक्ट किया मैंने, वीट प्लस रिएक्ट यूज़ करके। तो फिग्मा में मेरे पास जो पुराना वो जिससे मैंने फिग्मा सीखा था, जिस फाइल से, उस फाइल के फॉन्ट और टेक्स्ट के कलर वगैरह को यूज़ करके मैं टेलविंड सीएसएस और वीट प्लस रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ।